हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था है बेसिक ब्लड टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे नॉर्मल टेस्ट हैं जो हमको हर 3 महीने 6 महीने में कराने चाहिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पहले चैप्टर में ये कवर किया है कि कौन कौन से टेस्ट हैं, क्या क्या नाम है उनके। अभी हम उनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक टेस्ट के बारे में, ताकि जब भी आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो आप खुद से पढ़ के देख सकते कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है। तो उसमें जब तक आप बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हमको ब्लड टेस्ट का जो है रीडिंग नहीं आएगा, कैसे रिपोर्ट को रीड करते हैं वो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो इसमें पहला जो है हम एलडीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे बहुत सारे कुछ बेसिक टेस्ट हैं, जैसे आपका लिपिड प्रोफाइल हो गया, फिर आपका विटामिन D3 हो गया, B12 और थायराइड का टेस्ट है, लीवर फंक्शनिंग, किडनी फंक्शनिंग, HbA1c, ग्लूकोज फास्टिंग टेस्ट। ये सब बेसिक चीज़ें होती है। बाहर से इंसान कैसा दिखता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर से हम कितने फिट हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अंदर कितना गड़बड़ चल रहा है, कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, कितना बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कितना वीकनेस है, अंदर कितने विटामिन मिनरल्स की कमी है जिससे परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कभी पता चलेगी जब हम ब्लड टेस्ट कराएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तब भी ब्लड टेस्ट कराना जब उनको कुछ या तो हेल्थ इश्यूज आएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे और जब भी डॉक्टर बोलेगा तब भी जाके वो करते हैं। लेकिन ये सब हमको नहीं करना है। हमारा एक प्रॉपर हेल्थ का एक फाइल होना चाहिए, फिटनेस का एक फाइल होना चाहिए, और हर 3 महीने 6 महीने में हमको एक बार ब्लड टेस्ट कराना है, बेसिक ब्लड टेस्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो पहला जो है वो लिपिड प्रोफाइल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो लिपिड प्रोफाइल जो है उसमें फैट से रिलेटेड आता है। ये 3-4 चीज़ें उसमें आती है, आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये 3-4 चीज़ें जब भी आप लिपिड प्रोफाइल वाला रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, LDL, VLDL, HDL और ट्राइग्लिसराइड्स। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये एक तरह के लाइपोप्रोटीन्स हैं, फैट और लिपिड से बना हुआ लाइपोप्रोटीन्स होता है, इसलिए इनका नाम यह है LDL। इनका अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी। इसमें जो लाइपोप्रोटीन बनता है वो फैट और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। और इनका क्या काम रहता है, ये अंदर जो है बोट का काम करता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट रहेगा उसको लीवर से और जहाँ से भी आपका डाइजेशन सिस्टम से जहाँ से भी ले जाके बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुँचाने का काम, और वहाँ से वेस्ट मटेरियल को वापस लीवर तक का लाने के लिए जो रिसाइकिल होता है, जिसका ये फंक्शनिंग होता है। तो वो जो बोट रहता है जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट ट्रेवल करता है, ये एक्चुअल में लाइपोप्रोटीन होता है। तो ये दोनों से मिलके बनता है, फैट और प्रोटीन से, इसलिए इनको जो बोलते हैं VLDL। इनके कॉम्बिनेशन में ये जो नाम आ रहा है लो डेंसिटी, तो ये इसमें डेंसिटी दोनों का कितना रेशियो है, डेंसिटी के हिसाब से इनका नाम ऐसा है। ओके सॉरी, VLDL और LDL ये सिमिलर है। ओके, और HDL इनका ऑपोजिट है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये एक तरह का एनर्जी सोर्स है, मतलब जो भी हम जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर ये फैट में जमा हो जाता है। ओके, तो एकदम सिंपल है। आपको सबसे पहले क्या चीज़ ध्यान में रखना है, जब भी आप लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें ये चीज़ें मिलेगी। आपको एक एक चीज़ को समझना है कि LDL क्या है, VLDL क्या है, HDL क्या है और ट्राइग्लिसराइड्स क्या है। ओके, तो हम यहाँ देखते हैं LDL जो है उसका मेन काम क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल को लीवर से बॉडी तक सप्लाई करना। जो लीवर जो भी कोलेस्ट्रॉल बनाएगा या डाइट से जो भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है LDL। तो LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल। ओके, और जो HDL है इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके, इसका रीज़न क्या है कि ये बॉडी की तरफ लेके जा रहा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, और ये क्लीयरेंस का काम करता है। जो भी वेस्ट मटेरियल बचा उसको वापस साफ सफाई करके गार्बेज को उठा के लीवर तक पहुंचाता है, इसलिए इसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल। पर दोनों का अपना अपना फंक्शनिंग है। ओके, तो जो LDL है ये क्या करता है, मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन में इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहेगा, और जो VLDL है इसमें इसका ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा रहेगा। इतना सा फर्क है, दोनों में दोनों चीज़ें रहती है लेकिन ये एक एक डोमिनेंट रहता है। तो LDL और VLDL वाली जो बोट है, जो टैक्सी है,
ये हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से जो भी आपको ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है उसको हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ये कर रहा है। तो कुछ खाने से जा रहा, कुछ लीवर बना रहा, अगर बॉडी में जितना चाहिए उतना नहीं मिला तो फिर लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो लीवर से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाता है ये एलडीएल और वीएलडीएल। एकदम सिंपल है। ओके, फिर इसके बाद आता है एचडीएल। एचडीएल क्या करेगा, ये जो सामान ले जाके पहुंचाया हर एक सेल तक, वहाँ उसका जो भी कंजप्शन हुआ, जो भी खपत हुआ, उसके बाद जो बच्चा कुच्चा है और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला है उस प्रोसेस में, उन सबको उठा के वापस लीवर तक लाने का काम करता है एचडीएल। एक तरह से ये गार्बेज का ट्रक है, डस्टबिन वाला ट्रक है, जो सामान अननेसेसरी जो यूज नहीं हुआ और जो वेस्ट प्रोडक्ट निकला उसको वापस लाके रिसाइकलिंग का काम कराने के लिए ये एचडीएल जो है, ये वाला जो टैक्सी है, ये वाला जो बोट है, वो इकट्ठा करके पूरी बॉडी से वापस लीवर को देता था कि उसका फिर से रिसाइकिल होएगा। इसलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके, तो एलडीएल और एचडीएल में यही फ़र्क है कि ये साफ़ सफाई का काम करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाने का, और ये जो भी ज़्यादा रहेगा उसको बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है, इसलिए इसको अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ओके, इतना सा डिफरेंस है। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, ये एक तरह का जो भी हम जितना भी खाना खा रहे हैं, स्पेशली डोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट, तो हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी सोर्स होता है वो 90-95% जो हमको ट्राइग्लिसराइड से मिलता है। और जितना भी ट्राइग्लिसराइड्स है, बॉडी अगर उसको यूज नहीं करा, उस टाइम पे बॉडी का इतना खपत नहीं है, इतना कंजप्शन नहीं हो रहा, तो ये जो एक्सेस रहेगा ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम और हार्मोन के थ्रू। ओके, तो एकदम सिंपल सा है, इतना सा याद रखना है कि जो एलडीएल है वो कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट कराएगा, वीएलडीएल है वो ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट कराएगा। ओके, और जो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है ये सेल मेम्ब्रेन में यूज, बॉडी के अंदर जितनी भी सेल की जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में इसका यूज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सेल मेम्ब्रेन में काम आएगा। हार्मोन प्रोडक्शन में, हार्मोन के लिए रॉ मटेरियल का, जैसे सेक्स हार्मोन हो गया, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसका काम करता है। विटामिन डी के सिंथेसिस, विटामिन सी डी बनाने में भी ये हेल्प करता है। ओके, फिर जो वीएलडीएल है, देखिए एलडीएल एंड वीएलडीएल हाई लेवल आर रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, और ये जो प्लाक बनता है आर्टरीज में उसके लिए ज़्यादातर ये रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ये दोनों क्यों, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल क्यों रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए, हार्ट अटैक के लिए, वो एक लंबा प्रोसेस है, वो बाद में समझेंगे। एक्चुअल में वो कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग होती है। एक्चुअल प्रॉब्लम जो होता है वो शुगर की वजह से होता है। ठीक है, तो कैसा रहेगा, अगर समझो आपका आर्टरीज है तो उसमें ऑलरेडी शुगर की वजह से, जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो बॉडी के अंदर अगर एक्सेस लेवल पर शुगर हो जाएगा तो शुगर उस आर्टरीज को डैमेज करता है। लेकिन क्योंकि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, घूम रहा है, तो वो जहाँ पे भी घाव हुआ है अंदर की तरफ उसमें कोलेस्ट्रॉल भर जाएगा। लेकिन कोलेस्ट्रॉल भरने के बाद अगर आप फिर बाद में चेक करेंगे आर्टरीज में कि यहाँ ब्लॉकेज क्यों हुआ, तो उसके वॉल्यूम में, जो ब्लॉकेज का जो वॉल्यूम है उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोलेस्ट्रॉल ने वहाँ डैमेज किया, डैमेज तो किया था कार्बोहाइड्रेट, शुगर की वजह से डैमेज हुआ था, बाद में ये स्टक हुआ उधर। लेकिन ज़्यादातर लोग इसको ब्लेम करते हैं, पर आज तक ऐसा कोई किसी का हार्ट अटैक से रिलेटेड या ब्लॉकेज से रिलेटेड ऐसा कोई स्टडी में ये नहीं बताया गया कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हुआ है। वो हुआ है एक्चुअली शुगर की। तो जब तक कोलेस्ट्रॉल शुगर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक कोलेस्ट्रॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है, इसके बहुत सारी फंक्शनिंग होती है। पूरा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है बना है रॉ मटेरियल, ये इसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, हार्मोन्स बनाने में। एक तरह से बॉडी के लिए सीमेंट का काम करता है। लेकिन ये प्रॉब्लम कब भी होता है, जब हम कोलेस्ट्रॉल के साथ में अननेसेसरी शुगर खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं दबा के, तब ये प्रॉब्लम होता है। अदरवाइज आपको ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होएगा। तो मेन रीज़न इसका ये, इसलिए हम इसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, बट एक्चुअल में जो मेन कल्प्रिट है वो है शुगर। ओके, तो अब यहाँ देखिए, ये हो गया आपका एलडीएल और वीएलडीएल दोनों सिमिलर है, दोनों में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ट्रेवल करता है, लीवर से बन के जाएगा बॉडी में, हर एक सेल तक सप्लाई होगा। फिर इसका ऑपोजिट है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये क्या काम करेगा, ये रिवर्स का काम करेगा। देखो, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, जो भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ये जाके सेल में यूज हुआ, उसके बाद जो बच्चा कुच्चा है या
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वापस लाने का, लीवर तक वापस लाने का रिवर्स ट्रांसपोर्ट करेगा ये। ओके, इसका काम है। और जो HDL है उसको अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि HDL की और भी फंक्शनिंग होती है, जैसे ये एंटी इम्प्लेमेंट्री, इसका इफेक्ट होता है, एंटी इम्प्लेमेंट्री इफेक्ट जैसा काम करता है। ठीक है, ब्लड वेसल की जो फंक्शनिंग है उसमें भी इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, एंडोथेलियल सेल की फंक्शनिंग में। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो ये सारी फंक्शनिंग वजह से HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ओके, तो ये हो गया HDL कोलेस्ट्रॉल, ये हो गया LDL और VLDL। तो रिपोर्ट में मेन 3-4 चीज़ें ही पूछी जाएगी। ये दोनों सेम हैं, ये इसका ऑपोजिट है, और ये जो है बॉडी की एनर्जी के लिए जितना भी अननेसेसरी कार्बोहाइड्रेट आया बॉडी के अंदर, ये वो है। ओके, तो बाद में जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होएगा, फैट में जमा हो जाएगा, फैट सेल में जाके हार्मोन की हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से। फिर आता है ट्राइग्लिसराइड्स। अब देखिए ट्राइग्लिसराइड में क्या है, टाइप ऑफ फैट, ये एक तरह का फैट है ब्लड के अंदर। बॉडी कन्वर्ट एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटू फैट, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसको फैट में कन्वर्ट करता है। ओके, और जिस किसी का भी ट्राइग्लिसराइड्स रिपोर्ट में ज़्यादा आ रहा है उसके मेन रीजन क्या हो सकते हैं, एक्सेस अल्कोहल कंजप्शन। अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अल्कोहल की वजह से इसका रिपोर्ट में ज़्यादा नंबर दिखाएगा, या फिर एक्सेस कैलोरीज इनटेक, ज़रूरत से ज़्यादा हम खाना खा रहे हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट डोमिनेंट खाना खा रहे हैं तो उसकी वजह से होएगा, या फिर लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, अगर एक्सरसाइज या कोई भी अदर एक्टिविटी नहीं हो रहा फिजिकल एक्टिविटी तो भी ये बढ़ सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन, जैसे किसी को स्टेटिन वगैरह, ऐसी डायबिटीज या ऐसी बीमारियों से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन उनकी चालू हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर उसको एक्सेस लेवल पर डायबिटीज़ है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो ज़्यादा आ रहा था, उसके ये रीजन्स हैं। अगर हम ये इस पर फोकस करेंगे तो ये ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है वो नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया चारों फैक्टर, जो भी 4 इसमें एलिमेंट है लिपिड प्रोफाइल में रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये चारों को हमने समझ लिया है क्या क्या है। अब देखते हैं कि इसका रेंज कितना होना चाहिए। तो जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी के अंदर वो कितना होना चाहिए, लेस देन 200। अलग अलग मेडिकल लैब में अलग अलग वो लैब वाले उनका जो है अपना ये मार्किंग रहेगा ना, ये रेंज भी उनके हिसाब से वो अलग अलग बता सकते हैं। लेकिन हमको ये ध्यान रखना कि 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 से नीचे होना चाहिए। कोई इसको 250 बोलेगा कि टोटल इतना होना चाहिए, कोई 300 भी बोलेगा। तो ये मेडिकल स्कैम होता है सबकी, बहुत ज़्यादा होने के बाद भी वो लोग ऐसा सांत्वना देने के लिए, हाँ ठीक है अभी तो ठीक है, अभी तो बॉर्डर लाइन है ऐसा। तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि 200 से नीचे का अपना टारगेट होना चाहिए टोटल कोलेस्ट्रॉल। और टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको इंडिविजुअल इसका रेंज देखना है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो ज़्यादा हो जितनी उतना अच्छा है, कुछ चीज़ें कम हो उतना अच्छा है। तो एवरेज टोटल कितना दिखा रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा भी वो दिखा सकता है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान में रखना कि जो आपका LDL है वो बिलो 100 मतलब 100 से नीचे होना चाहिए LDL, VLDL 30 से नीचे होना चाहिए, HDL 40 to 60 का रेशियो है, 40 से लेके 60 के बीच में होना चाहिए। जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा होता है। ओके, फिर है ट्राइग्लिसराइड्स। अब ट्राइग्लिसराइड्स में आपको किसी रिपोर्ट में 200 का भी लिमिट दिखाएंगे, 250 का भी दिखाएंगे, लेकिन हमको यहाँ क्या देखना है 150 से नीचे होना चाहिए। लेकिन आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए डबल डिजिट में 99 एंड बिलो, 99 या उससे जितना नीचे पॉसिबल है ये आपका टारगेट होना चाहिए। 100 से पार हो गया मतलब ये एक तरह का रेड इंडिकेशन है ऑलरेडी। हमको ये इसकी लास्ट लिमिट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा फिटनेस लेवल चाहिए, अच्छा बॉडी परफॉर्म करे तो उसके लिए हमको इसकी लोअर लिमिट पकड़ के चलना है। ओके, तो जब भी आप रिपोर्ट चेक करेंगे तो आपको उसमें ये दिखाएगा, आप उसमें जो रेंज दे देगा वो डिफरेंट हो सकता है अलग अलग लैब का। लेकिन हमको क्या ध्यान में रखना है कि ट्राइग्लिसराइड्स कम से कम हो, 100 से नीचे हो, HDL है वो 40 से 60 में से, मतलब 40 से जितना ऊपर जाएगा जैसे 50-55 होना चाहिए, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। और जो LDL है वो 100 से नीचे होना चाहिए, और VLDL जो है वो 30 से नीचे होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से हमको ये रिपोर्ट देखना है। तो जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट हम कराएंगे उसमें एक रहेगा लिपिड प्रोफाइल, ठीक है, फिर इसके बाद में CBC काउंट होएगा, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट होएगा, उसमें आपका
आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब आएगा। फिर उसके बाद में थायराइड प्रोफाइल होगा, उसमें T3, T4, TSH अलग अलग हार्मोन्स का रिपोर्ट आएगा। फिर D3, B12, हमारे इंडियन डाइट के हिसाब से हमेशा हर एक इंसान का D3 और B12 हमेशा ही डेफिशिएंसी में ही आता है, तो आपको वो स्पेशली कराना है और कभी भी पैकेज के साथ में नहीं जाना है। बहुत सारे लैब जो हैं वो टेस्ट कराने के लिए मार्केटिंग के लिए अपना एक पैकेज बना के रखते हैं कि आपको इतने रुपए में इतना टेस्ट मिलेगा, इतने रुपए में इतने सारे टेस्ट मिलेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो हमारे लिए इतने यूज़फुल नहीं है। तो हमको इंडिविजुअल चेक करना कि जो हम बेसिक टेस्ट का जो लिस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उनमें से है कि नहीं है, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ एक बार एक सैंपल लेंगे तो उसमें से बहुत सारे टेस्ट वो करके निकाल सकते हैं एक ही बार में, उनको अलग से कोई एफर्ट नहीं डालना है। तो उसके अंदर एक ड्रॉप से जितने वो एक मशीन से जितने टेस्ट निकालते हैं उनका वो लिस्ट बना के पैकेज तैयार करते हैं, तो उनके लिए इजी रहता है और पैसे भी कमाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेस्ट है, समझो अगर आपको बोला कि 99 में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे या 80 जो भी रहेगा, इसका मतलब उसमें से बहुत सारे टेस्ट है जो हमारे लिए यूजफुल ही नहीं है। तो हमको क्या करना है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट रखना है कि हमको D3 चाहिए, B12 चाहिए, किडनी लीवर फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये हमको ध्यान में रखना है। तो पैकेज के साथ मत जाइए, इसमें से आप देखिए कि इनमें जो टेस्ट हमारे लिए नेसेसरी है करवाने के लिए, अपने हेल्थ को ट्रैक करने के लिए, करंट हेल्थ स्टेटस जो आपका है उसको ट्रैक करने के लिए वो उसमें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको ये अलग से इंडिविजुअल उनको बोलना है कि हमको ये भी कराना है, ये भी कराना है, ठीक है। और एक स्टमक का अल्ट्रासाउंड और डेक्सा स्कैन करवाना नहीं बोले। डेक्सा स्कैन से क्या होगा, बोन डेंसिटी के बारे में बताएगा कि हमारा बोन का हेल्थ कैसा है और बॉडी का ऑल ओवर फैट परसेंटेज कितना है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानना कि हमारी बॉडी का फैट परसेंटेज, क्योंकि जितनी भी बीमारियां हैं सब बीमारियों की जड़ क्या है, हमारी बॉडी में ज़्यादा फैट का होना, एक्सेस फैट या मोटापा। तो उसको एक्यूरेट देखने के लिए कि एक्चुअल में हमारी बॉडी में कितना फैट है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो डेक्सा स्कैन है। बहुत सारी मशीन आती है मार्केट में, जिम में भी आपको मिलेगी, वो ऐसा इन बॉडी टेस्ट करते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होती। जो एक्चुअल में जो एक्यूरेट जिसमें 90+ रिजल्ट जो आता है, 90-95% करेक्ट आता है, वो है डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन में दो चीज़ें मेन होएगी, एक आपका बोन डेंसिटी का लेवल और एक है फैट परसेंटेज। तो अगर आप जा रहे हैं तो दोनों कराना तो दोनों कराइए, और दोनों में से अगर आपको बजट के हिसाब से हो 1000 से 1500 का कुछ ऐसा रुपया लेते हैं एक टेस्ट का, दोनों कराएंगे तो 3000 to 4000 के बीच में, डिपेंड्स, अलग अलग लेवल वाले अलग अलग चार्ज करते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपको बोन डेंसिटी कराना है या दोनों कराएं तो बेटर है। लेकिन अगर आपके पास दोनों का बजट नहीं है तो आप इंडिविजुअली उनको जाके बोलेंगे तभी वो, नहीं तो क्या करेंगे, आप जाके टेस्ट करा दिए और बाद में रिपोर्ट आएगा, या तो वो आएगा बोन डेंसिटी का या फिर आएगा फैट परसेंटेज का। तो पहले आप मेंशन कर दीजिए कि मुझे एक्चुअल में फैट परसेंटेज के लिए टेस्ट कराना है या फिर मुझे बोन डेंसिटी के लिए, ये इतना सा ध्यान रखिए। स्टमक का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उससे क्या होगा, स्टमक, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी वाइटल ऑर्गन है हमारे स्टमक में आजू बाजू में, आपका पैंक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया, जितने भी वाइटल ऑर्गन है, किडनी वगैरह ये सब, तो इनका स्कैन करने से क्या होएगा, हमको अंदर क्या इन्फ्लेमेशन हो रहा, कहाँ क्या गड़बड़ है, वो भी एक तरह से हमको मिल जाएगा रिपोर्ट। तो इसलिए स्टमक का अल्ट्रासाउंड कराना नहीं भूले, डेक्सा स्कैन कराना नहीं भूले, और बाकी जो भी लिस्ट है आपका ये, तो हम एक एक टेस्ट को यहाँ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी आपका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आएगा तो आप खुद इससे उसको रीड कर सकते हैं और आपको पता चल जाएगा इमीडिएटली कि कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, मुझे कहाँ क्या उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है, क्या स्टेप लेना है। ओके, और ये सारी चीज़ें अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप अपने डॉक्टर से या अपना जो भी फैमिली डॉक्टर रहेगा, एक जनरल फिजिशियन, या उनसे आप पहले पूछिए और उनके बाद ही आप कोई भी दवाई दारू जो भी चालू करते हैं, मेडिसिन वगैरह, उनके बाद ये करिए। ओके, हम जो ये सारी चीज़ें बता रहे हैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, आप ये सब वीडियोस देख के अपना प्रोग्राम चेंज मत करें, कोई मेडिकेशन बंद करना या ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अपने हेल्थ फिजिशियन से पहले डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। ओके गाइज, तो हमारा इधर सिर्फ ये पर्पज जो है बनाने का ये कि आप कैसे रीड कर सकते हैं खुद का प्रोफाइल अपना इसका ब्लड टेस्ट का, और कौन कौन से टेस्ट हैं वही टेस्ट आपको कराने हैं। हेल्थ स्टेटस के लिए कोई अलग किसी को बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो वो अलग डॉक्टर का केस है। ये हम सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि आप अपना, जैसे कोई फिटनेस प्रोग्राम चालू कर रहे हैं नया,
तो उसके लिए भी आपको एक ट्रैक करने के लिए मिलेगा कि अंदर कितना गड़बड़ है। फिर 3 महीना 6 महीना आपने कोई वर्कआउट प्रोग्राम चालू किया है और डाइट चालू किया है, तो उसके बाद कितना चेंज आया, अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ, उसके कंपैरिजन के लिए हमको ये टेस्ट कराने हैं। ओके गाइस, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर में। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो टेस्ट है उस पर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।